नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की होगी शुरुआत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को दिया जाएगा अंतिम रूप। अधिवेशन से पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश। कहा, चालू बजट सत्र के कारण व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाए पेश। अदालत ने 16 मार्च तक टाली सुनवाई। आज फिर इतिहास रचने की तैयारी में इसरो। शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा से इनसैट 3 डीएस का होगा प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मिलेगी मदद। दिल्ली की तरफ बढ़ने की किसानों की कोशिश को हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने किया नाकाम। शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात एसआई का हार्ट अटैक से निधन। कल शाम 6 बजे सरकार के साथ होगी चौथे दौर की वार्ता। आज राजस्थान के जैसलमेर में दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस और रफाल समेत मिराज और सुखई दिखाएंगे अपना पराक्रम। और अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अदालत ने लगाया $355 मिलियन का जुर्माना। वित्तीय रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करने का है मामला। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेता अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता भारत मंडपम पहुंचे हैं। और भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव से पहले हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की। शाही ने कहा कि एनडीए यूपी में सभी 80 सीटें जीतेगी। बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर 400 से ऊपर का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ हैं सूर्य प्रताप शाही जी, मंत्री हैं। सर, क्या आप कहेंगे? उत्तर प्रदेश में बहुत तैयारियां हो रही हैं, पूरे देश में तो हम देख रहे हैं कि 400 का एनडीए का लक्ष्य रखा गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बहुत पहले से ही 80 की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आजमगढ़ लोकसभा को और रामपुर लोकसभा को जीता था जो है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रयास है वो निरंतर आगे की ओर चल रहा है। और जब खड़गे साहब खुद कांग्रेस के जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोकसभा में कह चुके हैं कि अब की बार 400 के पार, तो 400 पार का तो होना जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो निश्चित रूप से हमारी जीत आगे होने वाली है। जो हारी हुई सीटें 2019 में, उस पर बहुत फोकस है। आज आप आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, गाजीपुर, इस तरह की जो सीटें, सभी सीटों पर बराबर का फोकस है और सबको क्लस्टर बना करके और भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से काम कर रही है। जो जीती है उसकी मार्जिन और बढ़ाए जाने के लिए और जो हारी है उसको जीतने के लिए हमारी रणनीति बन रही है। और ये हमारा जो राष्ट्रीय परिषद की आज जो बैठक हो रही है वो उस संकल्प को और मजबूत करेगी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर, यही वजह है कि तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की हर 80 जो सीट है, जो 80 सीट, उस पर फोकस किया जा रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी सबसे बड़ा स्टेट, 80 सीटें वहां से आती हैं, 40 सीटें बिहार से, महाराष्ट्र से। तो इन तमाम स्टेट्स पर बीजेपी की नजर, एनडीए की नजर और सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी राज्य पे है तो वह उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। और आपने वहां के मंत्री सूर्य प्रताप शाही को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब यह कह दिया है कि हम 400 के पार होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का भी आशीर्वाद मिल गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद हैं। तो शैलेंद्र, जैसा कि सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अब तो बीजेपी और एनडीए को छोड़िए, कांग्रेस का भी आशीर्वाद मिल गया है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 400 पार। लेकिन मेरा सवाल कि आपने अभी उनसे पूछा सूर्य प्रताप शाही से कि जिन सीटों पर 2019 में भाजपा लूज कर गई थी, एनडीए ने लूज कर गया था,
इस बार क्या कुछ तैयारी उन तमाम सीटों को, चूंकि लगातार प्रधानमंत्री भी और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें यूपी की कम से कम आएंगी। असीम, मैं आपका सवाल समझ गया। दरअसल बीजेपी की दो स्तर की रणनीति है। पहली जो सीटें 2019 में जीती है उन पर जीत दोबारा सुनिश्चित करना है 2024 में, और दूसरी बात यह है कि जिन सीटों पर जीत हासिल नहीं हो कर पाए उन पर बहुत फोकस किया जा रहा है कि कैसे उन सीटों को अपने खाते में किया जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में सभी सीटें जीतने पर फोकस है, जहां पर कसर रह गई थी। जबकि जहां सभी सीटें जीती गुजरात जैसे राज्य पर, वहां कोई भी सीट, वहां पर कोई जो चुनौती ना आए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इसीलिए सूर्य प्रताप शाही आजमगढ़ की बात कर रहे थे, जो समाजवादी पार्टी एक तरह से देखे कि जब आप देखें कि वहां से दिनेश लाल निरहुआ एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी बीजेपी को, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के अभी भी एक तरह से गढ़ है, या एक दो चुनिंदा ही सीटें सही, तो वहां पर बहुत फोकस है। जो आजमगढ़ जैसी सीट है, या फिर रामपुर की बात करें जहां पर देखें कि एक तरह से बीजेपी मानती है कि उन सीटों पर बहुत मेहनत करनी होगी। गाजीपुर की बात करें तो निश्चित तौर पर ऐसी सीटों पर बहुत जोर है, लेकिन फोकस है सारी की सारी सीटें, यानी 80 की 80 सीटें जीतनी है उत्तर प्रदेश में। और 2019 में 14 का आंकड़े से भी ऊपर जाना है। 14 में हम जानते हैं कि 73 सीटें बीजेपी और अपना दल ने मिलाकर जीती थी। जब 19 में थोड़ी सी सीटें कम हो गई थी, लेकिन इस बार ये जोर है कि कोई भी सीट पे कसर न रह जाए। रायबरेली पर फोकस है, जहां से सोनिया गांधी सांसद के तौर पर चुनकर आई थी, अब वो राज्यसभा से संसद जा रही हैं, यानी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो बीजेपी कह रही है कि देखिए बीजेपी की जो तैयारी है वो एक एक सीट पर इतनी चुनिंदा है कि शीर्ष नेता भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते कांग्रेस पार्टी के। इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है। तो हम देख रहे हैं कि हर सीट पर फोकस है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो। अभी सम्राट चौधरी थोड़ी देर पहले गए, वो कह रहे हैं कि सभी बिहार की जो सीटें हैं 40 की 40 वो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन, एलजेपी गठबंधन जीतेगा, ये दावा कर रहे हैं। तो कोई भी सीट पर कसर न रह जाए उत्तर भारत में, या फिर जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है। और जिन राज्यों में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी, जब आप तमिलनाडु की बात करें, वहां पर पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन हो, केरल जैसे राज्यों में, तो वहां पर भी हमने देखा है कि अभी हाल ही में केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वहां किस तरह से पार्टी के जो विस्तारक है उनके साथ बातचीत हुई, उनको संबोधित किया था। तो फोकस हर जगह है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो। शैलेंद्र, आपके पीछे मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए, चूंकि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं, तो उनके वेलकम के लिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आप जरा सा कैमरामैन को बोले कि पैन करके हमें दिखाएं, माहौल क्या है, नजारा क्या है वहां पे भारत मंडपम में। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से जो तमाम देश भर के प्रतिनिधि आए हैं वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर वो प्रवेश द्वार यहाँ से जा रहे हैं अंदर। आप देखिए इस तरह से पारंपरिक तौर पर आप देखें ये यहाँ पर स्वागत हो रहा है। और यहाँ जब आप जाते हैं भारत मंडपम में, तो जगह जगह जो भारतीयता की छाप है वो दिखाई देती है, जो भारतीय संस्कृति है वो दिखाई देती है। जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, उसमें भी तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिससे भारत की जो विशेषता है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह से देखिए तमाम जो देश भर से कार्यकर्ता है वो फोटो भी खिंचवा रहे हैं, उनके लिए बहुत यादगार पल है। जो विधायक आए हैं अलग अलग राज्यों से, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए स्वागत हो रहा है। यहाँ आप देखिए इस तरह से आप यहाँ जो पारंपरिक तरीका है उस तरीके से यहाँ पर स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है ढोल बजाकर। बिल्कुल, तो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और तमाम, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो। चार जी हमारे साथ है। चार जी बताइए, किसानों के लिए बहुत मोदी जी ने काम किया, आप लोग क्या कहेंगे? किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया, हम देख रहे हैं उस पर भी पोस्टर लगे हुए, क्या कहें? देखिए, भारत मंडपम में पूरा भारत दिखाई दे रहा है। आज पूरे भारत के कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। एक नई उत्साह, नई उमंग के साथ हम सब कार्यकर्ता लौट के जाएंगे। मोदी जी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, देश की जनता ने मन बना लिया। बिल्कुल शैलेंद्र, तो हम देखिए कि तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, बीजेपी के जो अलग अलग मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप असीम? बिल्कुल, तो माहौल बहुत ही उत्साहजनक है और जितने भी पदाधिकारी, जितने भी नेता हैं बीजेपी से जुड़े हुए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हों, तमाम राज्यों के वहां पे पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं कि 11,500 के आसपास प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मूल मंत्र देंगे 2024 के चुनाव को जीतने के लिए। उस मूल मंत्र को सुनने के लिए तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता वहां पे पहुंचे हुए हैं और पहुंचने का जो सिलसिला वो जारी है। लेकिन शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल प्रधानमंत्री हरियाणा के रेवाड़ी में थे और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया जिस बात का वो जिक्र, चाहे वो संसद भवन हो या फिर तमाम राज्य हो। उसके अलावा कल भी हमने देखा कि हरियाणा के रेवाड़ी में उन्होंने कहा कि बीजेपी को, चूंकि बीजेपी ने जिस तरह से एनडीए ने 370 अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया, तो उन्होंने कहा कि इस बार फिर से जनता 370 सीटें जिताकर 370 टीके लगाने का काम कराएगी और एनडीए को 400 के पार पहुंचाने का काम करेगी जनता। देखिए असीम, बीजेपी का आत्मविश्वास क्यों है, मैं राज्यवार गिनाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इस वक्त जयंत चौधरी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। बहुत बड़ा झटका है इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर पर वो एक झटका है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप देखिए ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में नए सहयोगी यानी टीडीपी की वापसी हो सकती है, जो पुराने सहयोगी रहे हैं। पंजाब में बातचीत हो रही है, अकाली दल फिर साथ आ सकता है। आप देखिए अपना दल उत्तर प्रदेश में साथ है ही, तो बीजेपी को लगता है कि उत्तर भारत के जो तमाम राज्य हैं वहां से वो पार्टी अपना आंकड़ा बढ़ा सकती है। बिहार में आप देखें फिर से नीतीश कुमार साथ आए हैं, नीतीश कुमार, एलजेपी, जीतन राम मांझी साथ आए हैं। आप देखिए कि आप राजस्थान की बात करें, प्रचंड जीत हासिल हुई है, मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल हुई है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का यह उत्साह ऐसे ही नहीं है, राज्य दर राज्य मेहनत की जा रही है। दक्षिण भारत में नए सहयोगी ढूंढे जा रहे हैं, उत्तर भारत में नए सहयोगी मिले हैं, पश्चिम भारत में, गुजरात में तो बीजेपी की जड़ें आप जानते ही हैं, दशकों से गहरी है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी सीट वार काम कर रही है, हर सीट पर समीकरण बनाए जा रहे हैं। इसीलिए विस्तारकों की नियुक्ति की गई है कि विस्तारक दरअसल वो सुनिश्चित करेंगे कि किसी सीट पर कोई कसर न रह जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरह से स्वागत और अभिनंदन की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तुरही बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं और किस तरह से ये देखिए कि भारतीय जो संस्कृति है उसकी एक पूरी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो जीत का फॉर्मूला है उत्तर भारत को लेकर, बीजेपी प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि सारी सीटें आ रही हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे दक्षिण भारत को लेकर क्या कुछ स्ट्रेटजी है बीजेपी की, एनडीए की? देखिए हम देश भर से जो कार्यकर्ता हैं, कौन कौन वो लोग हैं, ये बताना चाहूंगा आपको। बीजेपी के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री या फिर प्रदेश के जिला अध्यक्ष, जो राज्यों के जो जिलावार जो अध्यक्ष होते हैं वो है, विधायक सारे आए हुए हैं, नगर अध्यक्ष आए हुए हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष, पूर्व सांसद आए हुए हैं, 10,500 लोग हैं। राज्यवार वो जो यहाँ से जो संदेश जाएगा उसे लेकर जाएंगे। इसीलिए 2024 के लिए अलग से चर्चा रखी गई है, क्योंकि 2024 सबसे फोकस में है, किसी राज्य में कोई कसर न हो रह पाए, उस लिहाज से यहाँ पर संदेश दिया जाना है। और यही वजह है कि जो 2 प्रस्ताव आएंगे उनके अलावा विस्तारकों के साथ चर्चा होगी और 2024 के चुनाव को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा होनी है। शैलेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि जिस पल का इंतजार तमाम लोग कर रहे थे, जहाँ पर विपक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पे पहुंच चुके हैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका वहां पे स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पे प्रधानमंत्री ने वो बैज, वो आई कार्ड और किस तरह से तमाम वहां पे गणमान्य लोग वहां पे मौजूद प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन आज और कल 2 दिनों का यह अधिवेशन भारत मंडपम में होने जा रहा है और प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होने के लिए
पहुंच चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो पल होगा वो ये कि तमाम जब पदाधिकारी यहां पे पहुंचे हुए हैं, कहा जा रहा है कि 11 से 11,500 जो डेलीगेट्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। उन सभी प्रतिनिधियों को, न सिर्फ प्रतिनिधियों को, बल्कि इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को जो मूल मंत्र और खासकर कैसे चुनावी जीत अपने आप को साबित किया जाए, बीजेपी और एनडीए किस तरह से 2024 के चुनाव में सफल हो, इसका वो मूल मंत्र देंगे। और उस मूल मंत्र को सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से वो जीत का आशीर्वाद देते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 के पार और एनडीए 400 के पार कैसे पहुंच सकती है, इसको लेकर जो जीत का मंत्र वो प्रधानमंत्री देने वाले हैं इस 2 दिवसीय अधिवेशन में। और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त आप देख सकते हैं भारत मंडपम में मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये 2 दिनों का अधिवेशन। इसमें चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो तमाम लोग इसमें पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं। और उससे पहले राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस वक्त बैठक चल रही है और उसके बाद शाम को कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। इसमें तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे, तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलएज, तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। और चिंतन, मनन, मंथन किया जाएगा कि आने वाले चुनाव में, जबकि कुछ ही दिन अब रह गए हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, इस चुनाव में कैसे इसको जीत में हम जीत के आएंगे। 370 बीजेपी के लिए और 400 से ज्यादा एनडीए के लिए जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है, जैसा कि हमने कहा और प्रधानमंत्री ने कहा कल हरियाणा के रेवाड़ी में, और उन्होंने जनता से कहा भी, 3 बार उन्होंने दोहराया कि अब की बार एनडीए 400 पार और अब की बार बीजेपी 370 के पार। और आपको याद रखना होगा कि 370 जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो उनका मतलब कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत का टीका 370 सीटों के जरिए जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमें जनता 370 सीटों से जिताएगी लोकसभा चुनाव में और एनडीए को 400 के पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसमें 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। हम आपको यह भी बता दें, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा और दूसरा आर्थिक प्रस्ताव होगा। आर्थिक प्रस्ताव में किस तरह से भारत की जो इकॉनमी है, जो अभी 5वें नंबर पर है, उसको किस तरह से आने वाले वर्षों में 3रे नंबर पर हम लेकर आए, इसको लेकर बातचीत होगी। इसको लेकर आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और दूसरा होगा राजनीतिक प्रस्ताव कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में किस तरह से राजनीतिक शुचिता के जरिए और एक अनुशासन के जरिए 10 वर्षों में भारत को तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है, चाहे वो किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, गरीबों की बात हो, युवाओं की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से बीते 10 वर्षों में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है, इसको लेकर भी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए कि किस तरह से बीते 10 वर्षों में इन तमाम योजनाओं, परियोजनाओं के जरिए भारत लगातार विकसित होने की राह पर अग्रसर है। इसको लेकर बातचीत होगी और इसको लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और साथ ही साथ आर्थिक प्रस्ताव, जिसमें कि हमने कहा कि 5वीं इकॉनमी से विश्व की 3री सबसे बड़ी इकॉनमी, 3री सबसे बड़ी विश्व की ताकत बनने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और साथ ही विकसित भारत को लेकर वहां पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का भी आप देख सकते हैं, विकसित भारत हमारा संकल्प। इस प्रदर्शनी को भी प्रधानमंत्री इस वक्त मुआयना करते हुए, इसको देखते हुए, और लगातार प्रधानमंत्री ने कहा है कि किस तरह से ये देखिए राम मंदिर का वो टेम्पल, वो तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं तो जो कि भारत को वैश्विक मंच पर अपने आप को पुनर्स्थापित करने में मददगार साबित होगा। और जिस तरह से हमने कहा कि भारत लगातार विश्व की 3री इकॉनमी बनने की दिशा में अग्रसर है, आज की तारीख में 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और प्रधानमंत्री का ये एक सपना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है। और इस दिशा में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत हुई और किस तरह से तमाम वो फैक्टर्स हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, और इन्हीं 4 स्तंभों के जरिए हमें विकसित भारत के संकल्प को स्थापित करना है, उसको पाना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए
प्रधानमंत्री उन्हीं विकसित भारत के जो तमाम संकल्प हैं उसको निहारते हुए, उसका मुआयना करते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है भारत मंडपम में। और किस तरह से बीते 10 वर्षों में भारत के लिए, यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के जनता के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, किस तरह से उनका फायदा आम लोगों तक हुआ है, इसकी प्रदर्शनी वहां पे लगाई गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए। राम मंदिर, हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से 500 वर्षों का इंतजार और उसके बाद से 22 जनवरी का वो एक ऐतिहासिक दिन, जबकि राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। 500 वर्षों का इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई थी। उसको भी लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि ये हम सभी के लिए, देशवासियों के लिए गौरव का पल कि 22 जनवरी का दिन हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन, और इस लिहाज से भारत किस तरह से और आगे बढ़े, भगवान राम के आदर्शों के अनुरूप चले, भगवान राम के आशीर्वाद से देश आगे बढ़े और देश के युवा, यहाँ के गरीब, यहाँ की महिलाएं, हर कोई सशक्त हो सके, प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं उस राजनीतिक जो मुद्दा है ये था, और उसको भी जो भी दावे किए गए थे 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, जो भी इनका मुद्दा था, उन सभी मुद्दों को किस तरह से एक एक करके उसमें सिद्धि की प्राप्ति की गई, सिद्धि हासिल की गई, इसको लेकर भी आज के अधिवेशन में इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। तो शैलेंद्र, जैसा कि हमने कहा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा होगी। लेकिन आपके साथ कोई पदाधिकारी है, उनसे आप बात करना चाह रहे हैं, बात कीजिए। देखिए, देश भर से कार्यकर्ता आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल बहुत चर्चा में है संदेश खाली को लेकर। पश्चिम बंगाल से एक कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करेंगे। इससे पहले दिनेश त्रिवेदी से बात की थी। अन्नपूर्णा देवी अब से थोड़ी देर पहले गई, उन्होंने कहा उन्हें जाने नहीं दिया गया। जो बीजेपी ने जांच समिति बनाई थी उनकी संयोजक बनाई गई थी अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें वहां पर जाने से रोका गया। टीएमसी पर वो निशाना साध रही थी। आप पश्चिम बंगाल से हैं, हम देख रहे हैं कि देश भर की जो उपलब्धियों का जिक्र यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में किया गया है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं तो मीडिया सवाल पूछ रहा है कि संदेश खाली में क्या हो रहा है, बीजेपी वहाँ पर किस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है। देखिए, बंगाल का सिचुएशन बहुत खराब है। ये अभी जो सिचुएशन है, बंगाल का महाभवन का वो उठा के ले जाता है, रात 12 बजे के बाद उठा के ले जाके उन लोग को रेप करता है, रेप करके फिर सुबह छोड़ देता है, फिर उन लोग को फिर सुबह दूसरा दिन लेके जाता है। मतलब बंगाल का सिचुएशन बहुत खराब है, बंगाल का हालत। जो टीम बनाई थी बीजेपी ने 5-6 सांसदों की, अन्नपूर्णा देवी अभी गई, वो कह रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया गया। तो बीजेपी क्या मांग कर रही है? हम देख रहे हैं बीजेपी की स्थानीय लोकल यूनिट कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन चाहिए, क्योंकि बंगाल का जो सिचुएशन अभी है, वहाँ पे ये जो हम लोग का सेंट्रल टीम गया है, उन लोग को घुसने नहीं दिया। वहाँ पे शुभेंदु दास जो गया उसको घुसने नहीं दिया। सुकांत दा को मार पीट के सुकांत दा को हॉस्पिटलाइज कर दिया। लेकिन एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है बंगाल में 365 होना जरूरी है। आप, मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन, देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, यहाँ किस तरह से यहाँ स्वागत के लिए यहाँ कटआउट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है कमल है, और राष्ट्रीय अधिवेशन के दोनों तरफ जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, उसका रक्षा में जो आपकी प्रगति हुई है, जो डिफेंस सेक्टर में, देखिए भव्य राम मंदिर का भी यहाँ पर चित्र लगा हुआ है, मेट्रो लगी हुई है, आर्थिक प्रगति की जो हो रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये एक दृश्य, और आप देखें ये सांस्कृतिक, जो भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी भी झलक यहाँ दिखाई देती है, जब पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है यहाँ आए हुए व्यक्तियों का, यहाँ आए हुए देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का। जी असीम, बताएं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शैलेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके पीछे, जिस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और तमाम जो वहाँ पे आज पदाधिकारी पहुँच रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तमाम राज्यों के लोग आए हुए हैं। इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं और इन्हें हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें किस तरह से भारत मंडपम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। तमाम राज्यों के वहाँ पे प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए वहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और किस तरह से वेलकम किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। हम जानते हैं कि आज से 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन, भाजपा का, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में हो रहा है और इसमें इस तरह से ढोल नगारों के साथ वो जो तमाम
नेता, अधिकारी, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत के लिए वहां पे ये सारा किया जाए। लेकिन शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अनुच्छेद 370 की बात हुई, जिस तरह से राम मंदिर का मामला आया, जिस तरह से डिफेंस की बात हुई, जिस तरह से विकसित भारत के संकल्प को लेकर बातचीत हुई, इन तमाम चीजों के जरिए हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकारी और पदाधिकारी वहां पे नेता पहुंच रहे हैं उनमें और जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उनमें एक नई जोश और उत्साह का संचार होगा इस ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें ऐसी यहाँ पर बताना चाहूंगा जो बीजेपी के कोर मुद्दे हैं। आप देखिए, राम मंदिर, उस पर ये आरोप लगता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तमाम विपक्षी दल तंज कसते थे। अब बीजेपी ये कह रही है, देखिए मंदिर भी बनाया है, तारीख भी बताया नहीं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। कोर मुद्दा बीजेपी का वो है, एक तरह से उस पर जो मतदाता है उनको ये बताया जा रहा है कि बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा किया गया है। अनुच्छेद 370, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो आप देखिए, अनुच्छेद 370 हटाने का काम बीजेपी ने किया और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के तमाम घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में उसका जिक्र हुआ करता था। उस पर बीजेपी ने आगे बढ़ने का काम किया है। इसके साथ ही साथ तमाम जो विचारधारा से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बीजेपी आगे बढ़ी, लेकिन सिर्फ वही वादे पूरे नहीं किए बीजेपी ने जो कोर मुद्दे थे या फिर विचारधारा से जुड़े हुए थे। आर्थिक तौर पर आप देखें, जो वादे किए गए थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आज सड़कें ज्यादा बन रही हैं जी, आज हवाई अड्डे ज्यादा बन रहे हैं, ट्रेन, रेलगाड़ियों का, रेलवे का कायाकल्प हुआ है, वंदे भारत ट्रेन, तमाम आधुनिक ट्रेन चलाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज कल पुर्जे भारत में बन रहे हैं, मोबाइल में हम दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चर के तौर पर उभर रहे हैं। तो वहां पर आप उन उपलब्धियों का जिक्र भी इस प्रदर्शनी में किया गया है। तीसरी बात, बीजेपी ये कहती है कि सबको साथ लेकर चलती है, राजनीतिक तौर पर भी अपने दम पर सत्ता में है, लेकिन एनडीए सहयोगियों को संख्या बढ़ा रही है, उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे रही है। यही सवाल शैलेंद्र मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ शैलेंद्र, यानी कि जो 2019 के चुनाव के बाद से वैसी पार्टियां जो इनके साथ कभी हुआ करती थी, चाहे वो टीडीपी की बात हो या फिर शिरोमणि अकाली दल की पंजाब की बात हो, ये तमाम पार्टियां एक बार फिर से 2024 में जिस तरह से एक बार फिर से मोदी लहर का माहौल है, एक बार फिर से तमाम पार्टियां जो उनकी सहयोगी पार्टियां थी राज्यों में, वो एक बार फिर से इनके साथ आना चाह रही हैं। और हमने देखा, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की बात हो या फिर एसएडी की बात हो। देखिए, बात यही हो रही है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी फिर से साथ आएगी, पंजाब में तो दशकों तक सहयोगी रही, अकाली दल साथ आ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी देखिए साथ में भले ही न हो, लेकिन अश्विनी वैष्णव जब राष्ट्रपति उम्मीदवार है, बीजेपी ने समर्थन का ऐलान किया। जो नवीन पटनायक की जो बीजू जनता दल है, तो कैसे रिश्ते हैं तमाम दलों से दिखाता है। और बीजेपी ये कहती है कि कोई दल साथ हो या न हो, जहां तक राज्यों को मदद देने की बात है उसमें कहीं कोई मोदी सरकार ने कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। वहाँ जो संघवाद का जो उदाहरण है वो दिखाया है। तो एक तरफ खुद से बहुमत में होने के बावजूद बीजेपी एनडीए के सहयोगियों को सत्ता में हिस्सेदारी देती है, उससे एक संकेत जाता है कि देखिए अब राजनीतिक तौर पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और यही वजह है कि एनडीए के सहयोगी की संख्या हम देख रहे हैं महीने दर महीने बढ़ रही है। जो छोड़कर गए थे या तो वापस आ गए या वापस आ रहे हैं। नीतीश कुमार देखिए फिर से बीजेपी के साथ आ गए, फिर से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में टीडीपी से बात चली रही है। जो बीजेपी के साथ नहीं भी थे, जयंत चौधरी, वो भी बीजेपी में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अपना दल तो साथ है ही। तो एक राजनीतिक तौर पर बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ा रही है। लेकिन इसी जिस तरह से राजनीतिक कुनबा एनडीए का एक बार फिर से मजबूत होता जा रहा है शैलेंद्र, लेकिन ठीक ऑपोजिशन इंडी गठबंधन में जिस तरह से गठबंधन, कुछ लोग तो कहते हैं ये गठबंधन है भी नहीं, वो एक एक करके बिखरता जा रहा है। इसका भी फायदा बीजेपी को और एनडीए को इस बार के चुनाव में मिलता हुआ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। देखिए बीजेपी क्यों बढ़त ले रही है, राजनीतिक पंडित इसके पीछे कई वजह बताते हैं। पहली बात तो है कि बीजेपी हर वक्त जनता के लिए जो कार्यक्रम है उसमें सरकार के साथ आगे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उसको सुनिश्चित करते हैं कि जमीनी स्तर पर उसका फायदा हो, और संगठन कार्यक्रमों के जरिए लगातार जनता के बीच रहता है।
बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है, दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है, सबसे ज्यादा राजनीतिक कार्यक्रम बीजेपी करती है दुनिया में, यानी संगठन के स्तर पर इतने कार्यक्रम किसी और राजनीतिक दल में नहीं होते, तो उससे जनता से सीधा कनेक्ट होता है। दूसरी बात, सहयोगियों को साथ लेकर चलती है, तो उसका एक असर दिखता है। यही वजह है कि आप इंडी गठबंधन में देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ अब कौन बचा है? नीतीश कुमार फिर से साथ छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो सीट नहीं देगी कांग्रेस पार्टी को, उत्तर प्रदेश में भी अभी मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का एक तरफा ऐलान कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में एक एक करके या तो नाराजगी सामने आ रही है, या तो दल अलग हो रहे हैं, या फिर चुनौतियां सामने आ रही है। आप देखिए कि राहुल गांधी की यात्रा जब पश्चिम बंगाल जाती है, वहां ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस को सीट नहीं देंगी। बिल्कुल। बिहार जाती है, नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आती है तो यहाँ जयंत चौधरी साथ आते हुए बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। तो इंडी गठबंधन और कांग्रेस को लगातार चुनौतियां उनकी बढ़ती जा रही। और जिस तरह से अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, एनडीए की बात कर ली जाए, जो एक सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और हम जानते हैं कि इसको लेकर कई बार चर्चाएं होती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, और वो कई बार खुद भी कहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, जब चुनाव का माहौल आता है, सीजन आता है, तब वो एक्टिव होते हैं, उसके बाद सुसुप्ता अवस्था में वो चले जाते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटेरियलाइज कर रही हैं, और लोग समझ रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि हमेशा 24 घंटे देश के बारे में सोचते रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सिर्फ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती हैं, खासकर कांग्रेस। देखिए असीम, अगर थोड़ा समय दे तो मैं बताना चाहूंगा कि आप चुनाव कोई राजनीतिक दल कैसे जीत सकता है। जनता के सामने कोई विजन रख के, कोई नेता सामने रख के, मजबूत संगठन सामने रख के, और अगर सत्ता में हो तो दरअसल लोकप्रिय योजनाओं को जनता तक उसका लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करके, और पार्टी कार्यकर्ताओं को ये एहसास हो कि पार्टी जो सत्ता में आने के बाद, जो सत्ता में आने से पहले कह रही थी, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये सारी बातें आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके जरिए सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकारों में वहां पर तमाम योजनाएं तेजी से और आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के पास चेहरे को लेकर क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला था, फिर कैसे नाराजगी सामने आई थी, फिर उन्होंने खुद आकर कह दिया सफाई। नीतीश कुमार संयोजक बनाने की बात थी, अब तो फिर एनडीए के साथ है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन में मुख्यमंत्री है। तृणमूल कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहती, तो उनके पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। अलग अलग राज्यों में राज्यों की अपनी राजनीति है, क्षेत्रीय दलों की अपनी राजनीति है। जी शैलेंद्र, उनके पास बीजेपी को काउंटर करने के लिए कोई विजन दिखाई नहीं देता, और इसलिए भी जनता सब कुछ देख रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई चेहरा है, और इसलिए भी बीजेपी आश्वस्त है, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए आश्वस्त है कि एक बार फिर से जो कहते हैं ना, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री बिल्कुल तैयार हैं, और देश की जनता आशीर्वाद देने के लिए 400 के पार ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया शालीन, इन तमाम ताजा अपडेट्स को भारत मंडपम से पहुंचाने के लिए। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से हो रही है। आज और कल भारत मंडपम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की बीजेपी की शुरुआत आज होने वाली है। आगे बढ़ेंगे और झारखंड के बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी, सरकार तो बाहर का करेगी। तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जुड़िए डीडी न्यूज की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए डीडी न्यूज की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप डीडी न्यूज के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद। मैं सपोर्ट करती हूँ डीडी के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन डीडी का जो मूवमेंट है, सारा हिंदुस्तान इसमें जुट जाए। क्या आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर? डीडी न्यूज के इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप हैं स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज से जुड़िए। हाय, माय नेम इज कार्तिकी गोंसाल्विस एंड एवरीवन इज अ स्वच्छता वॉरियर।
प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बजट को मिली बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.19 करोड़ से अधिक घरों को मिली मंजूरी। 113 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा। 78.56 लाख परिवारों को मिली अपने अपने घरों की चाबियां। महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। 22.77 लाख से अधिक श्रमिकों, कंडक्टर, रिक्शा चालकों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सरकार के अनूठे प्रयासों से असहाय परिवारों को मिली पक्की छत। प्रधानमंत्री मोदी का है ये सपना, सबका घर हो अपना। In a world that never stops, where information shapes our reality, one app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD India app, your gateway to a world of news right at your fingertips. Your most trusted source of news goes global, goes digital. Explore a world of options, top stories, live updates, in-depth analysis, and more. Stay informed wherever you are. Real-time alerts keep you ahead of the curve always. The DD India app, connecting you to the world one story at a time. Download now and explore the world of knowledge, insights, and authentic information. घर घर जल, हर घर नल बना रहा भारत और भारतीयों का बेहतर कल। 2019 से देश को मिला वो मंत्रालय जिसने वादा किया हर घर जल का। मंत्रालय गंगा सफाई से लेकर हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए की गई शुरुआत का हिस्सा था। आज गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव तक भी 100% नल से जल पहुंच गया है। क्रमशः वे पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। योजना ने अब तक अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की आबकारी घोटाला मामले में। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट रमेश गुप्ता कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा गया कि विधानसभा सत्र के चलते उन्हें मार्च तक पेशी में छूट दी जाए। कोर्ट ने 16 मार्च तक सुनवाई टाल दी है। शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 बार समन भेजे जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर केजरीवाल के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट में पेश हों, पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से एग्जामिशन किया जाए। कोर्ट में आने के लिए जो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई और ईडी के लॉयर लर्नड एएसजी राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जामिशन दे दी जाए। और 16 मार्च की अब 10:15 बजे की डेट लगी है। उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत उनकी होनी चाहिए। आज शाम 5:35 पर GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाने वाले GSLV मिशन का लक्ष्य इनसैट 3DS मौसम उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात करना है। ये पृथ्वी की सतह की निगरानी करने और विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्री अवलोकन के लिए सुसज्जित और मौसम संबंधी विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 17 फरवरी को इनसैट 3DS अंतरिक्षयान को लॉन्च करेगा। इसरो के 16वें GSLV मिशन का उद्देश्य वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की वर्टिकल प्रोफाइल प्रदान करना है।
साथ ही डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना और उपग्रह की सहायता से खोज और बचाव सेवाओं का भी दावा करना इसका काम है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 3 चरण वाला 51.7 मीटर लंबा लॉन्च व्हीकल है, जिसका लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान 420 टन है। पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर शामिल है, जिसमें 139 टन प्रणोदक और 4 पृथ्वी भंडारण योग्य प्रणोदक चरण L40 स्ट्रैप ऑन है, जिनमें से प्रत्येक में 40 टन तरल प्रणोदक होता है। दूसरा चरण GS2 भी 40 टन प्रणोदक से भरा हुआ एक पृथ्वी भंडारणीय प्रणोदक चरण है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन की 15 टन प्रणोदक लोडिंग होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित GSLV F14 इनसैट 3DS मिशन को मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में चालू इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों के साथ साथ मौसम विज्ञान सेवाओं को भी ये उपग्रह बेहतर बनाएगा। उपग्रह को तैयार करने में भारतीय उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनसैट 3DS उपग्रह भू स्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और विभिन्न अन्य एजेंसियां और संस्थान बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए इनसैट 3DS उपग्रह डेटा का उपयोग करेंगे। डीडी न्यूज के लिए आयशा खानम की रिपोर्ट। और वहीं इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने श्रीहरिकोटा से मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS के प्रक्षेपण से पहले तिरुपति स्थित श्री चेंगलम्पा परमेश्वरी मंदिर में आज पूजा अर्चना की। Launch of GSLV rocket, GSLV F14 INSAT 3DS launched today at 5:35 p.m. evening. So this is the satellite is meant for our weather climate studies. It's a meteorological satellite. I think you know the cyclones we track using the satellite. We predict weather for the country, looking at the rainfall, the cloud cover and many other parameters we measure. This satellite is built for our Ministry of Earth Science, specifically the Indian Meteorological Department. They do all the data analysis and provide you the weather forecast and all the protection of our natural resources. तो मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS का आज प्रक्षेपण किया जाएगा और इससे मौसम की सटीक जानकारी और भी मिल पाएगी और साइक्लोन से संबंधित जानकारी भी हमें आने वाले दिनों में मिल पाएगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान संगठनों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, कूच करने की कोशिश की, जिसे हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने विफल कर दिया। दूसरी ओर दिल्ली की सभी सीमाओं पर राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की वार्ता अब कल शाम को होनी है। इस बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच हो रही बातचीत को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि आज वो जिन मुद्दों पर बात कर रही है उन पर पहले फैसले क्यों नहीं लिए गए। हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां के संदेश खाली में महिलाओं के साथ
यौन उत्पीड़न के मामले पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे टीएमसी का ही हाथ है। शेख शाहजहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, उसमें किसका हाथ है? ये प्रश्न बंगाल की आम जनता करना चाहते हैं। संदेश खाली का पुलिस और बंगाल का पुलिस क्यों चुप बैठे थे? ये जो है प्रश्न आज बंगाल का जनता ममता बनर्जी से करना चाहते हैं। और जब आज सिचुएशन ऐसा हो गया है कि जो हर एक घर से महिला बाहर निकल के आए हैं, इसका विरोध कर रहा है, इसका धरना प्रदर्शन कर रहा है, सिर्फ हिंदू या सनातनी महिला नहीं बल्कि मोहम्मदन महिला, मुस्लिम महिला भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब जो है संदेश खाली का जो अत्याचार है, इसका मात्रा इतना प्रखर हो गया था कि लोग रास्ते पे उतरने के मजबूर हो गया। और इस सिचुएशन पर अगर ममता बनर्जी चुप बैठते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर टीएमसी के इसके पीछे टीएमसी का हाथ है, ये स्पष्ट होता है। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर भाजपा के नेता दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब लोग टीएमसी के गुंडों से भयमुक्त हो चुके हैं। आज ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली है। आम जनता बहुत ही रोष में है। उनको टीएमसी के गुंडों का भय अब चला गया। और मैं तो ये भी समझता हूं कि कल उठ के यदि ममता बनर्जी खुद संदेश खाली जाना चाहे तो वहां के लोग, साधारण जनता, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, उनको भी अंदर आने नहीं देंगे, इतना रोष है। और इस सबके बीच पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को कोलकाता के अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल होने के बाद मजूमदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मजूमदार संदेश खाली के मामले पर भाजपा के धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। और एक बार फिर से आपको बताते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन आज होने वाला है और उससे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। राष्ट्रीय अधिवेशन शाम में शुरुआत होगी इसकी। प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस सम्मेलन की शुरुआत की है और वहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां स्वागत किया गया। अन्नपूर्णा देवी आप देख सकते हैं, तमाम लोग पुष्पगुच्छ देकर तमाम पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी आज राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ये मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है। आप देख सकते हैं मंच पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो अलग अलग पद पे हैं, बीजेपी के अलग अलग संगठनात्मक पदों पर हैं, उन तमाम पदाधिकारियों की बैठक। राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद, तो तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। और आज शाम को राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी जिसमें कि तमाम जो वक्ता हैं वो अपना संबोधन देंगे। और सबसे ज्यादा इंतजार, बेसब्री से इंतजार, ये जो तमाम डेलीगेट्स, तमाम जो प्रतिनिधि, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगभग 11 से 11,500 के आसपास प्रतिनिधि आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। उन सभी को इंतजार होगा कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, किस तरह से वो एक जीत का मंत्र देते हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी, चूंकि बीजेपी की ये अधिवेशन हो रही है, मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, तो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, हर कोई चाहेगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और एनडीए हैट्रिक लगाए। हम जानते हैं कि साल 2014 से 2024 10 वर्षों का कार्यकाल बीजेपी और एनडीए का रहा है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की ये कोशिश है कि एक बार फिर हम सत्ता में आएं, हैट्रिक लगाएं। नमो हैट्रिक, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सूचना और प्रसारण मंत्री जो संसद भवन में जब गए थे
तो उन्होंने नमो हैट्रिक का टी शर्ट पहन रखा था। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप ये टी शर्ट क्यों पहने हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है, हमें आशा है और हम 100% आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा था कि और एक बार फिर हम बीजेपी और एनडीए तीसरी बार सत्ता में आएंगे, थर्ड टर्म के लिए आएंगे। और प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि जब हम तीसरी बार टर्म में आएंगे तो हमारी जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जो हमारा जो एक सपना है उसको हम जरूर पाएंगे। हमारे तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इस अधिवेशन में भी इस पर बातचीत होगी। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है और यहाँ पे आखिरी दिन, अंतिम दिन 2 ये एक प्रक्रिया रही है कि जब भी अधिवेशन होता है तो उसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वह 2014 में हुए थे या फिर 2019 में हुए थे और एक बार फिर 2024 में इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, एक राजनीतिक प्रस्ताव और दूसरा आर्थिक प्रस्ताव। राजनीतिक प्रस्ताव में ये होगा, हम आपको बता दें कि बीते 10 वर्षों में, और जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, महिला, गरीब और किसान, तो इन चारों स्तंभों के लिए बीते 10 वर्षों में क्या कुछ किया गया है, उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, इसका पूरा लेखा जोखा। और उसमें हम ऐड कर दें राम मंदिर को, क्योंकि ये भी एक सपना था कि किस तरह से जब बीजेपी एनडीए सरकार में सत्ता में आएगी तो हम राम मंदिर के उस सपने को, उस वादा को पूरा करेंगे। तो ये भी राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल होगा। और जब आर्थिक प्रस्ताव की बात आती है तो हम, जैसा कि हमने कहा कि आर्थिक प्रस्ताव में अभी जो भारत है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और अपने तीसरे कार्यकाल में किस तरह से भारत को तीसरे नंबर की इकॉनमी पर लाना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से वो क्या, कौन कौन सी नीतियां होंगी, वो कौन कौन सी योजनाएं होंगी, वो कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी कि जिसके जरिए हम भारत को तीसरी इकॉनमी बना सके। इसको लेकर भी एक आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की। पहले मीटिंग हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, तमाम लोग वहां पे मौजूद। और उसके बाद आज शाम को कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी, जिसमें कि तमाम लोगों को बस एक ही चीज का इंतजार होगा कि कब प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करते हैं, अपना आशीर्वचन देते हैं और जो रोड मैप है 2024 के लोकसभा चुनाव का वो उनके सामने रखते हैं। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में मेवा इंडिया 2024 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नट्स और ड्राई फ्रूट्स काउंसिल इंडिया द्वारा आयोजित किए जा रहे इस आयोजन का मुख्य मकसद सूखे मेवों की खूबियों से लोगों को अवगत कराना है, ताकि इस पारंपरिक व्यापार को आधुनिकता के जरिए नए मकाम पर पहुंचाया जा सके। इस आयोजन में दुनिया भर के 200 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मेवा इंडिया 2024 से देखिए तापस भट्टाचार्य की ये ग्राउंड रिपोर्ट। NDFCI का एक मेवा 2024 इवेंट चल रहा है यशोभूमि द्वारका में, जहां पे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के जितने भी इंडिया और विदेश के लोग हैं वो सब यहां पे एक ही छत के नीचे आए हैं। बात करने के लिए प्रेसिडेंट है मेरे साथ। सबसे पहले तो गुंजन जी, ये बताइए कि एक इतना बड़ा इवेंट तैयार करें पहली बार, और आप लोग के जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन 6-7 महीने पहले ही आप लोगों ने बनाया है, कितना चैलेंज था? ये आइडिया तो एक्चुअली मेवा का आइडिया 5 महीने पहले हुआ। चैलेंजेस थे, मुश्किलें आई, बट क्योंकि एक सोच बहुत अच्छी थी, एक अच्छी सोच से चले थे कि पूरी इंडस्ट्री को साथ लेना है। यहाँ पे सर कितने देश विदेश से भी आए हैं, हमने देखा है, कितने देश और विदेश के स्टॉल लगे हैं? यहाँ पे 20 देश से ज्यादा आए हुए हैं एंड उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो $multi-billion कंपनीज हैं और उनका ऑपरेशंस मोर देन 160 कंट्रीज में है। करे कितना फॉरेक्स रिजर्व आप सेव कर सकते हैं, आप लोग कितना बिजनेस आप लोग आगे डेवलप कर सकते हैं इस एसोसिएशन की मदद? लगभग मैं गिनता हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 16 करोड़ की विदेशी मुद्रा अंदर आएगी इस शो की वजह से। जितने विजिटर आए हैं, जितने स्पॉन्सर हुए हैं, जितना ये सब रहा है, होटलों में वो लोग रहे हैं, हर जगह की इनकम बढ़ी है।
इसके अलावा आप लोगों को लगता है कि इससे बहुत फायदा मिल सकता है इंडियन ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में? आज की डेट में ये मार्केट अगर रिटेल लेवल पे देखा जाए, जिस पे सूखा मेवा बिकता है, वो 56,000 करोड़ की मार्केट है। तो ये थे प्रेसिडेंट एनडीएफसीआई के और चेयरपर्सन इस इवेंट के, जो बता रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मेवा 2024 और इसकी बदौलत न सिर्फ फॉरेस्ट रिजर्व बचाया जा सकता है बल्कि एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण किया जा सकता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और बात ऑर्गन डोनेशन की। कुल जीवित और मृत्यु अंगदाताओं के अंग प्रत्यारोपण करने वाले दुनिया के 10 देशों में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। वहीं जीवित दाता से अंग लेकर प्रत्यारोपण करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। लेकिन जरूरत इस बात को लेकर है कि मृत्यु के बाद अंगदान और देहदान को बढ़ावा दिया जाए ताकि जीवित व्यक्ति से अंग लेने की जरूरत ही ना पड़े। आइए देखते हैं अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी हमारी ये बहुत ही खास रिपोर्ट। हाल के वर्षों में देश में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कुल जीवित और मृत्यु अंगदाता के अंग प्रत्यारोपण करने वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं जीवित दाता से अंग लेकर प्रत्यारोपण करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। इतना ही नहीं, 75 वर्षों में पहली बार मृत दाताओं से अंग लेकर प्रत्यारोपण करने में देश ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। मृत्यु के उपरांत जो अंगदाता है उनसे जो अंग प्रत्यारोपण हुए और प्लस जो जीवित अंगदाता अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनेट करते हैं ऑर्गन, तो उनको मिला करके, दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो भारत नंबर 3 पर है। अगर जो लिविंग डोनर देते हैं, जो जीवित अंगदाता हैं, अगर उसके मामलों को देखा जाए, जो अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट जीवित दाताओं से हो रहे हैं, उसमें सारे जो देश हैं उसमें हम नंबर 1 पर हैं। के उपरांत जो अंगदाता है, अंगदान है, उसको बढ़ाना है। साल 2023 में देश के अस्पतालों ने पहली बार एक साल में 16,941 अंग प्रत्यारोपण किए। इनमें 12,343 किडनी, 4,160 लिवर, 215 हृदय, 189 फेफड़े और 20 पैनक्रियाज और 14 छोटी आंतों के प्रत्यारोपण शामिल है। लेकिन मरणोपरांत की बात करें तो 16,941 में से 1,062 अंग प्रत्यारोपण ही मृत्यु के बाद प्राप्त अंगों से किए गए। जानकारों का मानना है कि इतना काफी नहीं है और देहदान को लेकर लोगों को आगे आने की जरूरत है। जो मृत्यु अंगदाता है उनको उनके एक सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार किया जा सके, उसके लिए भी प्रति मृत्यु अंगदाता को 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है कि एक सम्मानजनक तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर।